अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट द टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो का मतलब होता है सेम एंड मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, ठीक है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस या ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर मसल की लेंथ के अंदर कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा होता, उसको हम कहते हैं दीज आर द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी चीज़ इसमें यह होती है कि बेशक जॉइंट के ऊपर कोई विजिबल मोशन नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी भी मसल की बेली को ड्यूरिंग द स्टैटिक एक्सरसाइजेज जो है वो पैल्पेट करते हैं, तो वहां पर आपको एक टेंशन या कॉन्ट्रैक्शन फील जरूर होती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा होता। मैकेनिकल वर्क से क्या मुराद है, हमें पता है कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स तो टेंशन तो आपको मसल जनरेट कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस वो कोई कवर नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट इज वाई डिस्टेंस जीरो होगा, और जीरो के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओवरऑल आंसर हमें पता है जीरो ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, वर्क जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है, लेकिन आपका जो मसल है उसके अंदर क्या होगी, एक टेंशन जो है वो लाजमी जनरेट होगी, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस किस तरह से होती है ना, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का ना कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हम किसी भी पेशेंट को जो है वो मैनुअली या मैकेनिकली एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपने इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी की पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है। इसमें होल्ड का बहुत जरूरी होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ स्टैटिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस जो मैंने आपको कहा उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो गया किसी भी वेट को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम लिफ्ट करना, ये चीज इसके अंदर आ गई है। हो सकता है कि थेरेपिस्ट मैनुअली कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो, बहुत कॉमन इसकी एग्जांपल है नेक आइसोमेट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि हम पेशेंट को कहें कि आपने अपनी पोजीशन को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करना है, जैसे कि इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास आती है वॉल सिट्स, ठीक है, या फिर प्लैंक्स भी इसकी एग्जांपल्स में आते हैं, जिसमें आप विजिबली मूव तो नहीं कर रहे बट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आप उसको क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं पोस्चर को। फिर हमारे पास आती है ये चीज आती है कि पुशिंग और पुलिंग एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, कोई भी इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वॉल है, आप वॉल को पुश कर रहे हैं, इस दौरान आपके मसल की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि अगला ऑब्जेक्ट जो है वो इमूवेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह से रेजिस्टेंस अप्लाई हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैशनल फॉर द यूज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्यों आप यूज करें कि भाई इसकी मसल की लेंथ तो इसके अंदर चेंज हो ही नहीं रही, तो आप इसको क्यों यूज करें। पहली चीज न्यूरोमस्कुलर बेनिफिट इसके होते हैं, मसल की एक्टिवेशन कराता है, दैट इज वाई ये क्या करता है, एट्रोफी को प्रिवेंट करता है। इसीलिए अर्ली स्टेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन के अंदर हम मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस जो कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के एक टाइप है, आगे पढ़ेंगे, वो करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि ये हमारे पास स्टैटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, और दूसरी चीज इंड्योरेंस को करता है। अब इंड्योरेंस की डेफिनेशन के ना दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इंड्योरेंस उस चीज को कहते हैं जो आपके मसल की कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी एक्टिविटी को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन कर सके। दूसरी चीज ये होती है रेपिटेटिवली उस एक्टिविटी को जो है वो विदाउट फटीग परफॉर्म कर सके, ठीक है, इसको आप कहते हैं। तो इंड्योरेंस क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर रहा है मसल पोजीशन को, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज कि ये हमारे पास इंड्योरेंस को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर उसने आपको सिंपली आइसोमेट्रिक की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मसल की बेली के अंदर जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है, लेकिन ओवरऑल मसल की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की इंडिकेशंस क्या हैं। पहली चीज है कि ये एट्रोफी को प्रिवेंट करती है, जो मैंने आपको बता दिया। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, मसल की एक्टिवेशन चेक करने के लिए या मसल की एक्टिवेशन करवाने के लिए हम जो है वो ये एक्सरसाइजेस यूज करते हैं। इसके अलावा पोस्चरल और जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए जो हमने बात की, क्योंकि ये इंड्योरेंस को इंक्रीज करता है, इंड्योरेंस पोस्चरल मसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि पोस्चर को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन किया जा सके एंटी ग्रेविटी पोजीशन में। फिर हमारे पास आती है कि स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है ऑब्वियसली, और उसके बाद कहता है कि स्टैटिक मसल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। मतलब कि कहते हैं कि अगर हम को कोई भी टास्क इस तरह का है जिसमें हमने किसी चीज को होल्ड करना है, तो ये चीज उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। फिर हमारे पास आती है, अब हम देखते हैं कि इनकी टाइप्स क्या है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं। पहली होती है मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस में कुछ भी नहीं है, इसमें ना आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, अगर हम उसको थोड़ा कर दें या लिटिल टू नो रेजिस्टेंस अप्लाई कर दें, तो उसको आप कहते हैं कि दीज आर द मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मसल को एक्टिवेट ही करा रहे होते हैं, ठीक है। एक मसल जो कि बहुत ज्यादा वीक है उसके लिए ये वाली एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि ये उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को एलिसिट कराने में, उसकी स्टैटिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में और एक्टिवेशन कराने में हेल्प करती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा वीक मसल को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हम दे भी नहीं सकते। दूसरी चीज ये होती है कि इसको हम कहां पर यूज करते हैं, पेन और मसल स्पैज्म को कम करने के लिए, रिलैक्सेशन इंड्यूस कराने के लिए और सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, इन अदर वर्ड्स एक मसल को एक्टिवेट करने के लिए। इसीलिए हम एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फाइबर्स है, मसल फाइबर्स है, उनकी एक्टिवेशन होती है और मोबिलिटी उसकी इंप्रूव होती है। दूसरी हमारे पास होती है
स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस ना इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जिसके अंदर आपके एगनिस्ट और एंटागनिस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें यूजुअली ये चीज़ तो पता है ना कि एगनिस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो आपका एंटागनिस्ट क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है और एक मूवमेंट होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपको स्टेबिलिटी रिक्वायर होती है, आपने अपने पोस्चर को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करना होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कर रहे हैं जो है ना वो प्लैंक कर रहे हैं और प्लैंक के अंदर आपके जो है वो एब्डोमिनल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके ट्रंक एक्सटेंसेस भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि आपके मसल्स को आपकी पोजीशन को मेंटेन किया जा सके। दैट इज वाई स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें एगनिस्ट और एंटागनिस्ट की को कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये वाली जो एक्सरसाइजेस होती है ना, ये रिदमिक स्टेबलाइजेशन इसके एग्जाम्पल में आती है। रिदमिक स्टेबलाइजेशन ना बेसिकली पीएनएफ का एक पैटर्न होता है जिसमें ना क्या होता है, एगनिस्ट को भी रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं और साथ साथ आप एंटागनिस्ट को भी अप्लाई करते हैं। तो एक बार आपने ऑल्टरनेट किया एगनिस्ट को, फिर आपने एंटागनिस्ट को अप्लाई कर दी। तो ये इस तरह की आती है और ये हम लोग तब यूज करते हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार बताया, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कब चाहिए होगी, ट्रंक को कंट्रोल करने के लिए, पोस्चरल कंट्रोल के लिए ना। दैट इज वाई हम इसको यूज करते हैं कोर एंड सेगमेंटल मसल की एक्टिवेशन के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए इसको यूज करता है। देन हमारे पास आती है मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। बहुत सिंपल है, कहता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन थी 0 to 120 थी, हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आपने पहले 0 to 80 के 120 डिग्री के ऊपर जो है उसको रेजिस्टेंस दी, फिर आप 0 to 80 पे रेजिस्टेंस अप्लाई की, फिर आपने जो है वो 0 to 50 के ऊपर। तो मतलब आपने डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जॉइंट को रेजिस्टेंस दी और उसके अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाई। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स, ठीक है। मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जब हम लोगों ने कंप्लीटली मसल को थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो है वो स्ट्रेंथन करना होता है, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखें तो आपको ये पता चला है इसने वेट किया हुआ है, पहले इस एंगल के ऊपर रेजिस्ट किया हुआ है, फिर इस एंगल के ऊपर किया हुआ है, फिर नीचे वाले एंगल के ऊपर किया हुआ है। तो डिफरेंट एंगल, इसी तरह एंगल की आप देख रहे हैं, इस तरह मूवमेंट उसने गौर करें तो यहाँ पर उसने इस रेंज में, फिर उसने इस रेंज में और फिर थोड़ा सा उसने एंगल के डॉर्सल फ्लेक्सस और प्लांटर फ्लेक्सस पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब चीजें। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना आपके आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर। नंबर 1 आती है इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है आपकी जॉइंट की पोजीशन के ऊपर और मसल की लेंथ के ऊपर, ठीक है। वो कहते हैं कि यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सरसाइज इंटेंसिटी सब मैक्सिमल भी हो सकती है और मैक्सिमल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास आती है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिवेशन। यूजुअली हम लोग 6 to 10 सेकंड्स का होल्ड पेशेंट्स के अंदर रखते हैं और फिर हम लोग इसको 1 मिनट और यूजुअली 3 मिनट्स तक 90 सेकंड्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास आता है रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन। रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन में 6 to 10 सेकंड के होल्ड के साथ हम लोग 6 to 10 रेपिटेशन जो है वो करवा सकते हैं, बट जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन बेहतर होती जाती है तो हम प्रोग्रेस करते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट मसल पावर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट एंगल मोड स्पेसिफिसिटी की। वो यूजुअली कहता है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो उसमें आपने स्पेसिफिक एंगल जो है उसको कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो यूजुअली मल्टी एंगल आइसोमेट्रिक 4 to 6 जॉइंट पोजीशन के अंदर प्रेफरेबल होते हैं। सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कोई वेट भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। प्रिकॉशंस में ना आपने एक चीज को हमेशा कंसीडर करना होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो किसी भी हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेता है, ठीक है। अब ब्रेथ को होल्ड करने का नुकसान ये होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी इंक्रीज होता है, इंट्रा थोरैसिक प्रेशर भी इंक्रीज होता है। दोनों प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी कंडीशन नहीं होती, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कि कार्डिक या वैस्कुलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होती है कि हम हाई इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस उन पेशेंट्स में नहीं कराते जिनको कार्डिक या वैस्कुलर डिसऑर्डर है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसके हमने टाइप्स पढ़ी, इसका रैशनल पढ़ा, इसके हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने कंसीडर करनी है। थैंक यू सो मच।